हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स। इसमें हम देखेंगे कि मेटल की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ मैकेनिकली बहुत इंपॉर्टेंट होती है स्टडी के लिए। तो हम इन सब प्रॉपर्टीज़ को पढ़ने वाले हैं, स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी, डक्टिलिटी, मेल्बिलिटी एंड सो ऑन। इस वीडियो में इसको आगे हम डील करेंगे। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि किसी भी बॉडी पे, वर्कपीस पे जब आप फोर्स लगाते हैं तो बॉडी उस फोर्स को रजिस्ट करने के लिए एक रिवर्स फोर्स लगाती है, जिसे हम मैकेनिकल लैंग्वेज में स्ट्रेस कहते हैं। और उस स्ट्रेस से बॉडी में स्ट्रेन डेवलप होती है। स्ट्रेन मतलब डिफॉर्मेशन, वो डिफॉर्म हो जाती है, विकृति उत्पन्न हो जाती है। इन दोनों में एक रिलेशन होता है जो कि इस स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में दिखाया हुआ है। एक तरफ स्ट्रेस प्लॉट किया हुआ है, एक तरफ स्ट्रेन है। इसमें आपको जितने पॉइंट्स ओ ए बी सी डी ई दिए हुए हैं, इन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग ही आपके सारी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ रिलाई करती हैं। ओ से ए तक की लिमिट को हम कहते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट। और यहाँ पे आपकी बॉडी इलास्टिकली बिहेव करती है, मतलब आपने जितना स्ट्रेस लगाया उतने स्ट्रेन को वापस रिवर्स बैक कर लेती है, बॉडी में ज़ीरो डिफॉर्मेशन होता है। बी और सी पे आप देखते हैं ये दोनों अपर और लोअर यील्ड स्ट्रेस पॉइंट होते हैं, इनको हम आगे डील करेंगे। सी से डी के तक हम जाते हैं तो ये प्लास्टिकली बिहेव करता है, मतलब अब आपके बॉडी में डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा, वो अपने स्ट्रेन को रिवर्स बैक नहीं कर सकती। अब डी को हम कहते हैं अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट, मतलब यहाँ पे स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है और ई पे फ्रैक्चर हो जाता है। जस्ट नॉर्मल ब्रीफिंग के लिए आपको यहाँ पे स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम दिखाया गया है। ये बहुत बड़ा एक टॉपिक है पढ़ने के लिए, वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए इसमें इंक्लूड इतना ही किया गया है। इसको प्रॉपर्ली किसी नेक्स्ट वीडियो में डील करेंगे। आगे देखिए, हमारा पहला टॉपिक आता है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी कहते हैं कि जब आपकी बॉडी पे आपने कोई फोर्स लगाया, आपकी बॉडी ने वो फोर्स लिया, उस बॉडी में डिफॉर्मेशन हुआ, वो अपनी शेप को चेंज किया, उसमें कोई विकृति आ गई, पर जैसे ही आपने उस फोर्स को हटाया, आपकी बॉडी वापस अपनी शेप को रीगेन कर लेती है। इस फिनोमिना को या इस फीचर को हम इलास्टिसिटी कहते हैं, जो कि डायग्राम्स में आपको दिखाया हुआ है। इसका बेस्ट एग्जांपल होता है रबर। रबर को आपने खींचा, उसकी शेप चेंज हुई, लेंथ बढ़ जाती है, छोड़ने पे वापस अपनी पहले वाली अवस्था में वो आ जाता है। प्लास्टिसिटी क्या होता है? इलास्टिसिटी का बिल्कुल अपोजिट जो होता है वो प्लास्टिसिटी होता है। इसमें आपकी बॉडी में आप एक फोर्स लगाते हो, डिफॉर्मेशन आता है, पर फोर्स हटाने के बाद में बॉडी अपनी पहले जैसी सिचुएशन में या अवस्था में नहीं जाती है, वो डिफॉर्मेशन परमानेंटली हो जाता है। इस चीज़ को कहते हैं प्लास्टिसिटी। और जिन मेटल्स में या जिन मटेरियल्स में ऐसी क्वालिटी पाई जाती है, उन्हें हम प्लास्टिक मटेरियल कहते हैं। और जो उस डिफॉर्मेशन को सहन करके वापस अपनी इनिशियल पोजीशन में आ जाते हैं, उन्हें हम इलास्टिक मटेरियल कहते हैं। मेलिबिलिटी कैसे कहते हैं? मेलिबिलिटी कहते हैं कि जब आप किसी भी मेटल पे बहुत सारे फोर्स लगा के, कंप्रेसिव टाइप के स्ट्रेस लगा के, आप उस बॉडी को थिन, पतली पतली शीट्स के शेप के अंदर आप उसको डिफॉर्म कर सकते हैं या उसकी पतली शीट्स बना सकते हैं। इस चीज़ को कहते हैं मेलिबिलिटी। रोलिंग मिल्स के लिए या शीट इंडस्ट्रीज़ के लिए जो मटेरियल अपन चूज़ करते हैं, उस मटेरियल में मेलिबिलिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके मेटल को कंप्रेस करके उस पर हाई लोड्स लगा के उसे शीट्स में या रोलिंग मिल्स के अंदर रोल के रूप में चेंज कर दिया जाता है, इसे मेलिबिलिटी कहते हैं। स्ट्रेंथ किसको कहते हैं? स्ट्रेंथ का मतलब ये है कि आपकी बॉडी पे आपने बहुत से फोर्स लगाए, इन फोर्सेस से उसमें ब्रेकिंग या यील्डिंग नहीं होनी चाहिए, उसमें कोई ब्रेक नहीं हो, वो अपनी शेप खराब नहीं करे, और जितने भी आपकी जो बॉडी के ऊपर फोर्स लग रहे हैं उनको रजिस्ट करता हो, वो बॉडी अपने आप को एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में बना के रखे। इस चीज़ को स्ट्रेंथ कहते हैं। ठीक है, इसको समझने की छोटी सी बात यह है कि इसमें आप जब फोर्स लगाएंगे, आपकी बॉडी में छोटी मोटी डिफॉर्मेशन आ सकती है, पर ये टूटनी नहीं चाहिए, इसको हम स्ट्रेंथ कहते हैं। ये बेसिकली आपकी उन स्ट्रक्चर्स में काउंटेबल होती है जो कि बहुत लंबे समय तक एक जगह पे फ्लोर पे रखी हुई आपकी जो मशीन है, उसमें स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि इसमें बार बार फोर्सेस लगते हैं, वो ब्रेक नहीं होनी चाहिए। डक्टिलिटी किसको कहते हैं? डक्टिलिटी हम कहते हैं जब हम बॉडी को एक पॉइंट से खींचते हैं और खींच के बहुत दूर तक लेके जाते हैं तो बॉडी में इलोंगेशन आ जाता है, वो उसकी साइज़ बढ़ जाती है। साइज़ बढ़ने की इस प्रॉपर्टी को डक्टिलिटी कहते हैं। डक्टिलिटी तब होगी जब आपका मटेरियल बहुत फ्लेक्सिबल होगा, आपके मटेरियल को आपने खींचा, आपका मटेरियल थोड़ा आगे आया, उसमें डिफॉर्मेशन हो गया, और जब आपने उस फोर्स को हटाया तो आपकी बॉडी वापस अपनी शेप में नहीं गई, तभी वो डक्टाइल कहलाएगा। डक्टिलिटी आपके रबर को आपने देखा, आपने खींचा, वो लंबा हो गया, पर छोड़ने पे वापस अपनी पहले वाली पोजीशन में आ गया, वो डक्टाइल तो है पर वो इलास्टिकली है।
पर हमें जो चाहिए होता है इंडस्ट्रीज़ में वो मटेरियल चाहिए होता है जिसको हम खींचें, उसकी लेंथ में चेंज हो, बट उसका फोर्स हटाने के बाद में वो अपनी शेप में वापस नहीं जाए। जैसे हम मेटल के तार बनाते हैं, लंबी लंबी रॉड्स बनती हैं, उसकी डक्टिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो वो फिनोमिना जो हमारे मेटल को एक लंबी लेंथ में डिफॉर्म करने में हमारी हेल्प करता हो और वो डिफॉर्मेशन परमानेंटली हो, उसे डक्टिलिटी कहते हैं। मशीनेबिलिटी क्या होता है? आपके वर्क पीस को या आपके जॉब को या मटेरियल को हम कितना इजीली मशीन कर सकते हैं। मशीन इन द सेंस उसको कट कर सकते हैं, उसे किसी टाइप का रीशेप दे सकते हैं, उसे घिस सकते हैं, ग्राइंड कर सकते हैं और किसी टाइप की कटिंग कर सकते हैं। इस टाइप की जो एबिलिटी आपके मटेरियल में होगी उसको मशीनेबिलिटी कहते हैं। मशीनेबिलिटी जितनी अच्छी होती है उतना प्रोडक्शन यूनिट्स के लिए अच्छा होता है। मशीनेबिलिटी के अकॉर्डिंग अलग अलग टाइप के मटेरियल चूज़ किए जाते हैं। मशीन एबिलिटी अच्छी होना इम्पॉर्टेंट है ताकि आपकी वर्क पीस पे जब मशीनिंग की जाए तो आपके टूल का लॉस बहुत कम हो और आपके प्रोडक्शन का इफ़ेक्टिवनेस बनी रहे। अगला आता है स्टिफनेस। स्टिफनेस क्या होता है कि जब आपकी बॉडी, आपके स्ट्रेस जब बढ़ता है बॉडी में तो जो एक स्ट्रेन डेवलप हो रहा है उसके बीच में आपकी बॉडी जो खुद को डिफॉर्मेशन से बचाने के लिए रेजिस्ट करती है कि हाँ, जब आपने रबर को खींचा, आपने खींचा, वो लंबा हुआ, पर रबर उस वक्त एक रिवर्स फोर्स खींचता है, आपको रेजिस्ट करता है। वो फोर्स और वो जो रेजिस्टेंस है, वो जो इसको प्रतिरोध कर रहा है, वो चीज़ स्टिफनेस कहलाती है। और ये स्टिफनेस डिपेंड करती है आपकी मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी पे। अब ये क्या होता है? इलास्टिसिटी का स्थिरांक या कांस्टेंट होता है जिसे हम ई कहते हैं, उसके ऊपर ये डिपेंड करता है कि जितनी आपकी बॉडी इलास्टिक होगी उतना ही आपका स्टिफनेस जो है उसके अकॉर्डिंग होगा। आगे हम देखते हैं हार्डनेस। हार्डनेस क्या होता है? हार्डनेस बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी हमें ये दिखाती है कि आपके मटेरियल में स्क्रैच और डिफॉर्मेशन का कितना रेजिस्टेंस है। मतलब हार्डनेस को इस तरह आप समझिए कि कोई भी हार्ड मटेरियल जो होगा वो किसी दूसरे मटेरियल का जब उस पर स्क्रैच किया जाएगा या सरफेस में कांटेक्ट होगा तो वो खुद को डिफॉर्म होने से बचा लेगा। जिस टूल से आप कटिंग करते हैं वो टूल आपके जॉब से ज़्यादा हार्ड होता है, उसकी हार्डनेस आपके जॉब से ज़्यादा होती है। हार्डनेस की प्रॉपर्टी मेनली कटिंग टूल में ही कंसिडर की जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना है। इसका अर्थ ये समझना चाहिए हमको कि हार्डनेस जितनी ज़्यादा होगी आपका मटेरियल उतना ज़्यादा दूसरे टाइप के मटेरियल से स्ट्रांग होगा, उनको कट कर सकता है, पर आपके मटेरियल की बॉडी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई डिफॉर्मेशन नहीं आएगा, स्क्रैच नहीं होगा, उसमें कोई भी ब्रेकिंग नहीं होगी। इसे हम हार्डनेस कहते हैं। इन शॉर्ट कहा जाए तो हार्डनेस इज द एबिलिटी टू कट अनदर मटेरियल विदाउट गेटिंग डिफॉर्म्ड, ये होती है। अब हार्डनेस जो होती है उसके लिए हर मटेरियल को अलग अलग नंबर दिया जाता है कि हाँ, इसकी हार्डनेस इतनी है, इसकी इतनी है। ये जो नंबर दिए जाते हैं ये डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट से दिए जाते हैं। 4 टाइप के टेस्ट होते हैं मेनली: ब्रिनल, विकर्स, रॉकवेल हार्डनेस और शोर सेलेस्कोप। ये 4 मेनली होते हैं, इनसे हम हार्डनेस को काउंट करते हैं। अगली आती है हार्डनेबिलिटी कि मतलब आपके वर्कपीस में कितनी हार्डनेस है, उसको आप कितना हार्डन कर सकते हो, उसकी हार्डनेबिलिटी कितनी है। आपके पास एक मटेरियल है वो सॉफ्ट है, आप उसको अलग अलग प्रोसेस से कितना हार्डन कर सकते हो, कितना उसको हार्डनेबिलिटी दे सकते हो कि वो अपनी प्रॉपर्टी में हार्डनेस को बढ़ा सके। इसके लिए हम हीट ट्रीटमेंट का यूज़ करते हैं। हीट ट्रीटमेंट का मतलब किसी भी मटेरियल को एक डिफाइनेड टेम्परेचर तक हम गर्म करते हैं या ठंडा करते हैं तो उसकी हार्डनेस में चेंज आ जाता है। अगली बात हम करते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ की। टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होता है? टेंसाइल वर्ड को पहले हम समझते हैं। टेंसाइल का मतलब हमें होता है खींचना, किसी चीज़ को पुल करना और टेंशन उसमें आना। जहाँ तनाव उत्पन्न होता है उसे टेंसाइल कहते हैं। टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब ये है कि आपकी बॉडी को आपने खींचा, तनाव लगाया, टेंशन लगाई, आपने उसको खींचा, उसमें इतनी कितनी स्ट्रेंथ है कि कितने लेंथ तक उस खिंचाव को वो सहन कर सकती है। मानिए 5 सेंटीमीटर की रॉड थी, आपने उसको खींच के 8 सेंटीमीटर का कर दिया, पर जैसे ही वो 10 सेंटीमीटर तक खींची वो टूट गई। मतलब उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या थी? 10 सेंटीमीटर तक की लिमिट की थी। इसी फिनोमेना को हम टेंसाइल स्ट्रेंथ कहते हैं। आपके डायग्राम में जहाँ नेकिंग लिखा हुआ है उसका अर्थ यह है कि आपने इसको खींचा और जो थर्ड सर्किल में डायग्राम बना हुआ है यहाँ पे नेकिंग हो गई। मतलब आपका मटेरियल धीरे धीरे श्रिंक होने लग गया, छोटा होकर टूटने की कंडीशन में आ गया। और फोर्थ सर्किल में वो डायग्राम में लिखा हुआ है कि फ्रैक्चर स्ट्रेंथ, मतलब आपकी बॉडी यहाँ पे टूट गई, ये इसकी
लिमिटेड स्ट्रेंथ थी टेंसाइल होने की। इस टेस्ट को हम करते हैं इस मशीन पे, जो कि आपके राइट साइड दिखा रखी है। ये यूटीएम मशीन पे बेसिकली किया जाता है। इस पर हम ये देखते हैं कि कितना लोड लगाने पर कितना टेंशन हो रहा है और इसकी लिमिट क्या है और ये ब्रेक कब होता है, टूट कब जाता है। आगे हम देखते हैं फटीग क्या होता है। फटीग होता है जब किसी भी मटेरियल या किसी भी वर्कपीस के ऊपर साइकिल्स में आपने लोडिंग की, मतलब आपने एक बार किया, दो बार किया और ये साइकिल रिपीट हो रहा है, बहुत बार आप करते जा रहे हैं। मानिए कि एक ऑब्जेक्ट है जो कहीं पे काम आ रहा है, रिपीटेडली काम आए जा रहा है, आए जा रहा है, और धीरे धीरे ऐसा होगा कि कुछ साइकिल्स के बाद में उसको फेलियर हो जाएगा, वो काम करना बंद कर देगा या उसमें फटीग उत्पन्न हो जाएगा। इस फटीग फिनोमेना को हम ये कहते हैं कि जितना जितना आपका स्ट्रेस बढ़ता जाएगा उतने उतने आपके लाइफ साइकिल्स कम होते जाएंगे। एक मटेरियल है जो कि 5 रिवॉल्यूशन में काम कर सकता है, पर अगर आप उसको ज़्यादा स्ट्रेस दोगे तो वो 2 रिवॉल्यूशन के अंदर ही ख़राब हो जाएगा। इस चीज़ को फटीग कहते हैं कि धीरे धीरे स्ट्रेस का एम्पलीट्यूड बढ़ने पे आपकी लाइफ साइकिल कम हो जाती है, इसको फटीग कहा जाता है। आगे आती है यील्ड स्ट्रेंथ। यील्ड स्ट्रेंथ क्या होता है? यील्ड स्ट्रेंथ हमको ये बताती है कि जब आपका मटेरियल प्लास्टिकली डिफॉर्म हो रहा है, कि मतलब आपने स्ट्रेस लगाया, डिफॉर्मेशन हुआ और आपकी बॉडी वापस अपनी रीगेन शेप नहीं ले रही है, अपनी बॉडी वापस उस शेप में नहीं आ रही है, तो यहाँ पे 2 टाइप की स्ट्रेंथ होती है। एक होती है लोअर यील्ड पॉइंट की स्ट्रेंथ, एक होती है अपर यील्ड पॉइंट की स्ट्रेंथ। ये हमको ये बताती है कि आपकी बॉडी प्लास्टिकली जब डिफॉर्म हो रही है तो आपकी बॉडी उसे कितना रजिस्ट कर रही है। उस रेजिस्टेंस को हम जिस चीज़ में काउंट करते हैं उसको हम यील्ड स्ट्रेंथ कहते हैं, कि यील्डिंग होने से बचा रही है। यील्डिंग क्या होती है? प्लास्टिकली डिफॉर्म होना, कि परमानेंटली उसकी बॉडी में शेप में चेंज आ जाए। उस चीज़ को 2 पॉइंट्स में इस कर्व में दिखा रखा है, लोअर और अपर यील्ड पॉइंट में। ये चीज़ सिर्फ और सिर्फ आपको ये बताती है कि प्लास्टिकली आप जो खुद को डिफॉर्म करने दे रहे हैं बॉडी को, उसको बॉडी कितना रजिस्ट कर रही है। आगे आता है क्रीप और स्लिप। क्रीप और स्लिप को हम समझते हैं। क्रीप क्या होता है? जब आपकी बॉडी किसी एक जगह पे, किसी फिक्स पोजीशन पे बहुत लंबे टाइम के लिए एक बहुत फिक्स लोड पे काम कर रही होती है, तो वहाँ पे क्रीप जनरेट होता है। क्रीप का मतलब कैसे? यदि आप एक ऑब्जेक्ट पे किसी टाइप का लोड लगा के उसे छोड़ दें, तो वो लोड टाइम के साथ साथ उसकी बॉडी में चेंजेस करेगा और ये चेंजेस धीरे धीरे क्रीप कहलाता है। द चेंज इन ए बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम फॉर द अप्लाइड लोड इज कॉल्ड एज क्रीप। इसे क्रीप कहते हैं। क्रीप बेसिकली 3 स्टेजेस में होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्टियरी। मतलब स्टार्टिंग में बहुत कम होता है, फिर सेकेंडरी में थोड़ा मीडियम होता है, थर्ड में बहुत हाई हो जाता है। ये मान के चलिए कि आपने किसी मेटल की रॉड को हुक करके टांग दिया है और नीचे आपने 5 केजी का वेट लगाया है, तो वो वेट उसकी बॉडी को नीचे पुल करता है और धीरे धीरे पुल करते करते उसकी लेंथ में एक्सटेंशन हो जाता है, बढ़ जाती है लेंथ। इसको हम क्रीप कहते हैं, इसे कहते हैं क्रीप। ये फिनोमेना धीरे धीरे टाइम के साथ बढ़ता रहता है। स्लिप क्या होता है? स्लिप का मतलब ये होता है कभी कभी आपकी बॉडी का बहुत सारे एटम्स का हिस्सा, मतलब बहुत सारी डेंसिटी एक जगह पे आ जाती है, उसे हम कहते हैं मटेरियल का स्लिप होके एक जगह आ जाना। ये क्रीप के साथ में ही होने वाला फिनोमेना है। आगे हम देखते हैं ब्रिटलनेस क्या होती है। ब्रिटलनेस को हिंदी में भंगुरता कहते हैं। ब्रिटलनेस का मतलब ये होता है कि जब आपकी बॉडी के जो इनर मॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो बहुत कम होते हैं, आपसी अणुबंध बहुत कमज़ोर होते हैं और उसमें एक लिमिट से ज़्यादा फोर्स लगाने पर वो पूरी तरह बिखर जाता है या टूट जाता है, उसे ब्रिटलनेस कहते हैं। ब्रिटल फ्रैक्चर जो होता है वो बहुत इंस्टेंट होता है, उसमें नेकिंग नहीं होती है। जैसे डायग्राम में आप देखो, जहाँ ब्रिटल लिखा हुआ है वहाँ पे रॉड 2 टुकड़ों में टूट गई है, पर उसमें कोई कोनिकल शेप या शंक्वाकार आकृति नहीं बनी है, पर डक्टाइल में एक कप जैसी शेप बन गई, क्योंकि डक्टाइल में फ्लेक्सिबिलिटी और सॉफ्टनेस ज़्यादा होती है, ब्रिटल में ऐसा नहीं होता है। ब्रिटल प्रोडक्ट के अंदर हार्डनेस ज़्यादा होती है। जो आपका मटेरियल हार्ड होता है वो ब्रिटल भी होता है, उसके ही रिलेटिव कंपैरिजन के अंदर ही। ब्रिटल मटेरियल में क्या होता है कि जब आपने इस पर एक लिमिट तक फोर्स लगाया, कि मानिए 5 किलो न्यूटन तक ये सह सकता है, आपने 4 लगाया, जैसे ही आप 5 किलो न्यूटन पे पहुंचते हैं आपकी बॉडी फ्रैक्चर हो जाती है, टूट जाती है और छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर जाती है। इसे ब्रिटलनेस कहते हैं, इसे ही भंगुरता कहते हैं। जब आपकी बॉडी बहुत सारे स्ट्रेस को जनरेट करने के बाद में उस स्ट्रेस को सहन नहीं कर पाती है तो एक लिमिट पे टूट जाती है, और ये टूटना एक झटके में या 2 सिंगल पीसेस में इंस्टेंटली होता है, इसमें एक्सटेंशन नहीं होता है। डक्टाइल की तरह इस तरह शेप नहीं बनती, इंस्टेंटली टूट जाता है। अगला हम देखते हैं टफनेस क्या होता है। टफनेस जो आपकी प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी आपको ये बताती है कि आपके पास मटेरियल तो है, आपने मटेरियल को बेंड किया जिस शेप में आप चाहते हो।
मानिए आपके पास में एक सिंगल रॉड है, आपको उसको यू शेप में बेंड करना है। आपने उसको यू शेप में बेंड किया और वो बीच में ही टूट गई बेंड होने से पहले ही, इसका मतलब उसकी टफनेस जो है वो बहुत कम है। पर आपने एक रॉड दूसरी ली, उसको बेंड किया, यू शेप में वो बेंड हो गई और टूटी नहीं, इसका मतलब टफनेस उसकी ज़्यादा है। द एबिलिटी इन विच मटेरियल गेट्स रीशेप्ड, मतलब उसमें आप बेंडिंग कर सकते हो बट उसमें डिफॉर्मेशन नहीं होता बेंडिंग के टाइम पे, उस बेंडिंग को वो रेजिस्ट कर लेती है, इसको टफनेस कहते हैं। यहाँ पर इम्पैक्ट लोडिंग की कोई बात नहीं है, यहाँ पर साइक्लिक लोडिंग की कोई बात नहीं है। यहाँ बात यह है कि आपको एक मटेरियल को घुमा फिरा के उसकी शेप चेंज करनी है और वो टूटना नहीं चाहिए। तो इसके लिए आप टफ मटेरियल चूज़ करोगे, ना कि हार्ड या स्ट्रेंथ वाला। आप टफनेस देखोगे, क्योंकि टफनेस हमें ये बताती है कि जब हमें मटेरियल को बैंड करना होता है तो वो अपनी इस रप्चर को या फिर डिफॉर्मेशन को उसको रजिस्ट करना चाहिए, रोकना चाहिए, टूटना बीच में नहीं चाहिए। इसी को हम टफनेस कहते हैं। आगे हम देखते हैं रेजिलेंस। रेजिलेंस क्या होता है? रेजिलेंस वो एनर्जी होती है जब आपका मटेरियल इलास्टिक लिमिट में होता है। आपने एक मटेरियल को खींचा, आपने उसको डिफॉर्म किया, अब वो इलास्टिकली बिहेव करता है, मतलब आप जब उसको छोड़ेंगे वो अपनी शेप में आ जाएगा। इस शेप में आने से पहले उस डिफॉर्मेशन की लिमिट तक आपकी बॉडी में एक एनर्जी जनरेटेड रहती है, उस एनर्जी को हम रेजिलेंस कहते हैं। और डायग्राम में जहाँ पे येलो कलर का एरिया है उसे कहते हैं मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस। इसका मॉडुलस क्या होता है कि वो एरिया जहाँ तक आपका विकृति और प्रतिबल, आपका स्ट्रेस और स्ट्रेन बराबर है और आप इलास्टिक लिमिट में काम कर रहे हैं, उस एनर्जी को दिखाने का जो एरिया होता है वो मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस होता है। और मॉडुलस ऑफ टफनेस क्या होता है? वो पूरा एरिया, वो पूरा समय या वो पूरा फिनोमिना जहाँ तक आपका बॉडी फ्रैक्चर नहीं हो जाती है। आपने इलास्टिकली डिफॉर्म किया, फिर प्लास्टिकली किया, आप अल्टीमेट स्ट्रेंथ पे पहुँच गए, आपकी बॉडी फ्रैक्चर हो जाती है। फ्रैक्चर होने तक आपकी बॉडी में जितनी एनर्जी है, जितना उसने काम किया है, वो पूरी चीज़ मॉडुलस ऑफ टफनेस कहलाती है। और इलास्टिक लिमिट तक होना आपके रेजिलेंस को शो करता है। एक और टर्म यहाँ पे आती है, इसको हम कहते हैं प्रूफ रेजिलेंस। प्रूफ रेजिलेंस वो होती है जो कि परमानेंट डिफॉर्मेशन हुए बिना आपकी एनर्जी को स्टोर करती है, उससे हम प्रूफ रेजिलेंस कहते हैं। और मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस आपको येलो इस एरिया में दिखाया हुआ है, ये वो बताती है कि ये वो मैक्सिमम एनर्जी होती है जो कि आपके पर यूनिट वॉल्यूम में होती है बिना डिफॉर्मेशन हुए। और प्रूफ रेजिलेंस आपकी पूरी एनर्जी वो होती है जो आपको परमानेंटली डिफॉर्म नहीं होने देती। इसकी यूनिट जूल पर मीटर क्यूब होती है। इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं ये, जो कि यील्ड स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेंथ और परसेंटेज इलोंगेशन और परसेंटेज रिडक्शन इन एरिया निकालने के काम आपके आ सकते हैं। अब हम ये बात करते हैं कि फैक्टर्स अफेक्टिंग मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़, के मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को आपके कौन कौन से कारक हैं जो प्रभावित करते हैं। मेनली 4 होते हैं: ग्रेन साइज, हीट ट्रीटमेंट, एटमॉस्फेरिक एक्सपोजर, लो एंड हाई टेम्परेचर। इनको हम आगे डील करते हैं। इफेक्ट ऑफ ग्रेन साइज। आपका ग्रेन साइज कैसा है? ग्रेन क्या होता है? आपकी बॉडी में जिस टाइप के मॉलिक्यूल से वो बना है, आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है, वो हार्ड है, सॉफ्ट है, कैसा है, वो डिपेंड करता है आपके ग्रेन साइज के ऊपर। ग्रेन साइज मतलब उसके जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वो कैसा है, बड़ा है, छोटा है, ग्रेन्स कैसे हैं उसके। ग्रेन 2 टाइप के हो सकते हैं, फाइन ग्रेन और कोर्स ग्रेन। फाइन ग्रेन का मतलब बारीक ग्रेन जिसके होते हैं, कोर्स ग्रेन का मतलब होता है मोटे ग्रेन्स। इनके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपकी बॉडी के ग्रेन्स बहुत मोटे मोटे हैं तो आपकी बॉडी ये श्योर है कि ब्रिटल होगी, क्योंकि आपकी बॉडी में उतना डेंसिटी नहीं होगी कि आपकी बॉडी के अंदर वो फोर्सेस इंटरमॉलिक्यूलर ज़्यादा हों। और जहाँ आपकी बॉडी में छोटे छोटे या फाइन ग्रेन्स होंगे वहाँ पे आपकी ब्रिटलनेस बहुत कम होगी, वो बहुत स्ट्रांग होगी। जैसे कि हम देखें, मिट्टी है, मिट्टी के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, वो साथ में होते हैं तो उनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। उसी जगह आप बॉल, छोटी छोटी बॉल्स लेके साथ में रहेंगे तो वो बहुत ब्रिटल होगा, उसमें टूटने की या बिखरने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। ग्रेन साइज के ऊपर आपकी सारी प्रॉपर्टीज़ डिपेंड करती है, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी हार्डनेस कंप्लीटली डिपेंड करती है आपकी ग्रेन साइज के ऊपर। उसके बाद में हम आते हैं कि हीट ट्रीटमेंट का क्या इफेक्ट पड़ता है। बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। हीट ट्रीटमेंट वो चीज़ है जो आपकी प्रॉपर्टीज़ को पूरी तरह चेंज कर सकती है। हीट ट्रीटमेंट से ही हम प्रॉपर्टीज़ को बढ़ाते हैं और कम करते हैं। किसी भी प्रॉपर्टी का हमें बढ़ाना है या कम करना है तो उसे हीट ट्रीटेड ही किया जाता है। हीट ट्रीटमेंट क्या होता है? हीट ट्रीटमेंट में हम बॉडी को एक लिमिट
टेम्परेचर तक गर्म करते हैं, ठंडा करते हैं, जिससे उसके स्ट्रेस बढ़ते हैं, कम होते हैं, और उसी के साथ साथ हमारी जो डिफाइंड प्रॉपर्टी हमें बढ़ानी है या कम करनी है वो हमें रिजल्ट में मिल जाता है। इससे बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ इंप्रूव होती है, इससे जंग नहीं लगती, कोरोजन दूर हो जाता है, ग्रेन दोबारा बन जाते हैं, ग्रेन दोबारा रिफाइन करने के लिए हीट ट्रीटमेंट का यूज़ किया जाता है। इससे रेजिस्टेंस बहुत बढ़ जाता है, रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है, हार्डनेस डक्टिलिटी के लिए बहुत अच्छा है, और मशीनेबिलिटी इंप्रूव करने के लिए भी हीट ट्रीटमेंट किया जाता है। अब एटमॉस्फेरिक एक्सपोजर क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप वातावरण में खुला छोड़ दें आपके वर्कपीस को तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, हमारे लिए प्रॉफिटेबल है या लॉस की बात है। ये चीज़ यहाँ पे देखने जाने की बात है कि आपकी बहुत सारी मेटल्स जो होती हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ को आप चेक कर सकते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ को आप लिमिट कर सकते हैं या चेक कर सकते हैं एक्सपोजर करके उनका एटमॉस्फेयर के अंदर। कैसे, आपने बाहर रखा, वो वेपर के या नमी के संपर्क में आके उसमें जल्दी जंग लग रही है तो उसकी लिमिट बहुत कम है, वो जल्दी खुद को ऑक्सीडेट कर रही है तो गलत चीज़ है। आप सारी चीज़ों को चेक करने के लिए एटमॉस्फेरिक एक्सपोजर में भी आप इन चीज़ों को देख सकते हैं। बाहर ले जाना या वातावरण से संपर्क में रखना कभी कभी उनकी चीज़ों में आपको प्रॉफिट स्टेटमेंट भी देता है और लॉस में भी होता है। आगे हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है, अगर टेम्परेचर बहुत लो होगा तो आपकी टेंसाइल स्ट्रेंथ और यील्ड स्ट्रेंथ जो है उसके ऊपर आपकी इंक्रीजन बढ़ जाती है, वो चीज़ बढ़ जाती है। लो टेम्परेचर पे बहुत इफेक्टिवली कुछ मटेरियल्स काम करते हैं, लो टेम्परेचर पे कुछ मटेरियल्स की एबिलिटी बहुत कम हो जाती है। टेम्परेचर कम या ज़्यादा करना आपकी कंडक्टिविटी को भी बढ़ाता है। अगर आप एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर तक पहुंच जाते हैं तो आपको सुपर कंडक्टिविटी मिल जाती है, आपके जो मटेरियल है वो सुपर कंडक्टर बन जाता है। इस टाइप की बहुत सी चीज़ें आप लो या हाई टेम्परेचर चेंज करने से कर सकते हैं। अब बात यह है कि जितना हमने अभी यहाँ तक पढ़ा है उसमें स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम को हम आगे और डिटेल में नई वीडियो में डील करेंगे। वीडियो लंबी नहीं हो इसलिए इसमें पूरी तरह डील नहीं किया गया, बाकी आपको कोई भी क्वेरी आप मुझसे पूछ सकते हैं। इफेक्ट ऑफ हाई टेम्परेचर क्या होता है, हाई टेम्परेचर बढ़ेगा तो ठीक है हमारी स्ट्रेंथ या टफनेस या हार्डनेस पर डिपेंड कर सकता है, स्टिफनेस और फ्रैक्चर जो है हमारा वो बढ़ सकता है या गिर सकता है। पर टेम्परेचर जब हम बढ़ाते हैं तो बॉडी में ग्रेन रिफाइन होते हैं, उस टाइम पे आपकी जो स्टिफनेस और फ्रैक्चर स्ट्रेंथ है वो कम हो जाती है, आपको बहुत से फिनोमेना बढ़ते या कम होते दिखाई दे सकते हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया स्ट्रेस और स्ट्रेन की डायग्राम की वीडियो दोबारा आपके पास में आ जाएगी। आपको यहाँ पे जितना शॉर्ट में समझा सकता था मैंने ट्राई किया है। आपको कोई भी दिक्कत हो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट्स में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।